सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज से हम चालू करने वाले हैं ऑडिट की रेक्टिफिकेशन सीरीज। तो सबसे पहले ये सीरीज के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। मेरे को नहीं पता ये सीरीज की कितने वीडियो मैं डालने वाला हूँ यूट्यूब पे। हाँ, मेरे को नहीं पता। मैं मेरे पढ़ाई के साथ कर रहा हूँ, तो मैं जितना हो सके, मेरे से पॉसिबल हो सके, मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। पर अगर बाई चांस मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो उसके में मेमोरी टेक्निक के जो भी फोटोज हो गए मेरे पास या फिर पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना मेरा। पर मेरे को नहीं पता ये कितने लेक्चर आऊँगा, जितना हो सके मेरे से पॉसिबल वो मैं आपके लिए करूँगा ऑडिट के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रेक्टिफिकेशन सीरीज है। कुछ सेंटेंस, कुछ पॉइंट्स मैं बार बार बोलने की कोशिश करूंगा जिसकी वजह से आपको वो पॉइंट याद हो, आपको वो आंसर लिखने में दिक्कत ना हो। तो प्लीज कोई वीडियो ऐसे स्किप करके मत देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे समझाने के प्रोस्पेक्टिव से नहीं आया हूँ, आपके लिए रेक्टिफिकेशन के प्रोस्पेक्टिव से आया हूँ कि आपको ये पॉइंट्स का रट्टा मारना है। ऑडिट में रट्टा मार के ही अपन पास हो सकते हैं, ये आपको पता है अब तक। तो कोई भी पॉइंट ऐसे स्किप मत करना कि अपन ये पॉइंट आता है अपने को आगे चले जाए। आप जितना सुनेंगे उतना आपको मदद होगी वो पॉइंट याद रखने में। थर्ड पॉइंट, प्लीज यार मेरे को कमेंट करके बताना आखिरी में कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ ऐसा कुछ, और आप भी इसमें टाइम इन्वेस्ट करने वाले हो। तो मेरे को प्लीज बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो की वजह से आपको अगर हेल्प हुई तो मैं ऐसे ही वीडियो लाऊंगा। अगर आपको पसंद नहीं आया फिर भी मेरे को बताना, ताकि फिर मैं जो भी अपना मेमोरी टेक्निक है उसका बस फोटो या पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। तो चालू कर देते हैं आज से अपना रेक्टिफिकेशन सीरीज, जिसमें अपन फर्स्ट पढ़ने वाले हैं SQC1। फर्स्ट पढ़ने वाले हैं SQC1, फर्स्ट पढ़ने वाले हैं SQC1। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा लेक्चर अपलोड करने के बाद थोड़ी देर में। तो प्लीज वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो देखो SQC1, सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन में लगा कि SQC1 का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अपने को स्टैंडर्ड के नाम और SQC के SRE SAE जो भी है अपने आपको एप्लीकेबल उसके आपको नाम याद रखने के, पूरे नाम आपको याद रखने, पूरा एकदम एक्यूरेट नाम आना चाहिए। तो SQC1 का नाम क्या है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Quality control for the firm that perform audit and review of historical financial information. Quality control of firm that perform audit and review of historical financial information. Audit and review of historical financial information. Audit and review of historical financial information. Audit and review of historical financial information and other assurance and related services engagement. 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 तो quality control for firm that perform audit and review of historical financial information and other assurance and related services engagement। तो इसमें जो SQC1 है वो सारे प्रकार के ऑडिट जो होते हैं, ऑडिट हो, अश्योरेंस सर्विस हो, रिलेटेड सर्विस हो, या फिर रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, सारे स्टैंडर्ड के लिए SRE SRE SAE और SRS, मतलब सारे चारों के लिए आपको SQC1 एप्लीकेबल करना पड़ेगा। मतलब SQC1 सबसे ऊपर, यह पप्पा है सबका, और उसके नीचे अपने चारों स्टैंडर्ड्स आते हैं SAE SRE SAE और SRS। तो जब भी आपको SQC का आपको क्वेश्चन मिला, अगर आपको SQC का क्वेश्चन मिला तो SQC1 के साथ साथ आपको अगर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का क्वेश्चन रहा तो उसके साथ एक नाम चिपक के लिख देने का है SA220 का। SA220 क्वालिटी ऑफ द फर्म फॉर परफॉर्मिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द फर्म फॉर परफॉर्मिंग ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार नाम पढ़ लेना, कुछ गलत हो गया होगा तो। पर आपको SQC1 के साथ SA220 का नाम चिपक के लिख देने का है। अगर आपको लगा कि ये ऑडिट का, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट का क्वेश्चन है, तो SQC1 के साथ SA220 का नाम आपको लगा देना है। तो देखो SQC1 तो नाम क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर assurance and related services engagement and other assurance and related services engagement। तो ये हो गया अपना नाम। अब जब भी आपको SQC1 का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपको ऑडिट का अगर क्वेश्चन रहा तो SA220 का नाम चिपका देना है और आंसर चालू कर देने का आपका। अब आंसर चालू करने के बाद ये जो ग्रीन वाला पैराग्राफ है, ये आपको सारे आंसर में लिख देने का है, सारे आंसर में। SQC1 का अगर क्वेश्चन आया, जितने भी आंसर है उसमें ये सारे आंसर्स में आपको ये पैराग्राफ चिपका देना है। ये एकदम
शॉर्ट में बताया कि अपने को SQC1 में क्या करना है, तो ये सारे आंसर्स में आपको लिख के देना है। सारे आंसर में अपने को पर्पस समझ में आता है कि SQC1 का पर्पस क्या है, तो आंसर जब लिखोगे आप तो जो भी चेक करने वाला है उसको समझ में आ जाएगा कि इसने SQC1 पढ़ा है, इसको पर्पस पता है SQC1 का, तो आपको ये लिख के आना है, ये पैराग्राफ लिख के आना है। तो ये पैराग्राफ क्या बोलता है, SQC1 रिक्वायर दैट फर्म शुड एस्टैब्लिश a system of quality control designed to provide with reasonable assurance that firm and its personnel comply with professional standards and regulatory and legal requirement, and that report issued by the firm और एंगेजमेंट पार्टनर आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। मतलब SQC1 क्या बोलता है, फर्म ने एक ऐसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन करके रखना जो फर्म और उसमें पर्सनल है वो कंप्लाई कर रहे स्टैंडर्ड्स को रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट को, और रिपोर्ट जो इशू हो रहा है वो अप्रोप्रिएट होना वो सर्कमस्टेंसेस में, तो SQC1 रिक्वायर दैट फर्म शुड एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल designed to provide it with reasonable assurance that firms and its personnel comply with professional standards, regulatory and legal requirement, and the report issued by the firm or engagement partner are appropriate in that circumstances। ये पैराग्राफ आपको हर एक आंसर में लिख के आना है, SQC1 की। उसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट जो हुए SQC1 के, आपके एलिमेंट है तो उसको याद रखने की मेमोरी टेक्निक है हील मी, ह्यूमन रिसोर्सेस, ई से अपना आएगा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, या फिर इथिकल रिक्वायरमेंट, आपको जो भी लेना है तो इथिकल रिक्वायरमेंट। उसके बाद में ए से अपने वो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। उसके बाद में एल से अपने को याद रखने है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम से अपने को याद रखना है मॉनिटरिंग, और ई से एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ये 5-6 पॉइंट आपको याद रखने की कोशिश नहीं, पर आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आया बाई चांस तो आपको ये पॉइंट याद होना, ये सीक्वेंस में भी याद करने की जरूरत नहीं आपको, बस ये 6 पॉइंट आपको याद होना कि हील में तो ह्यूमन रिसोर्सेस, इथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, एल से अपना लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम से अपना मॉनिटरिंग, और ई से अपना एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अब ये है अपने क्वालिटी कंट्रोल, जो क्वालिटी कंट्रोल इस चीज के लिए अपने को क्वालिटी कंट्रोल लगाना चाहिए, तो देखो सबसे पहला है अपना लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो भी फर्म है जो ऑडिट कर रही है, तो वो फर्म की जो क्वालिटी मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी हो सकती है, एक तो पार्टनर जो होते हैं, पार्टनर या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, पार्टनर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनकी जिम्मेदारी है कि ये फर्म की क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना, ये फर्म का क्वालिटी अच्छा होना, जो भी ऑडिट ये फर्म कर रही है उसका क्वालिटी मेंटेन करने का जिम्मेदारी है फर्म के पार्टनर के पास या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास, फर्म के मैनेजिंग पार्टनर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग पार्टनर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन होना चाहिए, जो क्वालिटी है फर्म के ऑडिट की वो मेंटेन होनी चाहिए, वो ऑडिट में क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मैनेजिंग पार्टनर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फर्म की। तो देखो SQC1 रिक्वायर दैट फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर। देखो पॉलिसी एंड प्रोसीजर तो सब जगह लिखने का अपने को, यहाँ भी देखो क्वालिटी कंट्रोल टू डिजाइन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फर्म एंड कंप्लायंस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद में फिर से यहाँ पे पॉलिसी एंड प्रोसीजर लगाना है अपने को कि अपने को इंटरनल कल्चर जो है वो अच्छा होना, वो क्वालिटी प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करे, ऐसा कल्चर बनाना चाहिए कोई भी फर्म ने, कोई भी। और ये जिम्मेदारी किसकी है, एक तो मैनेजिंग पार्टनर की और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। इनकी जिम्मेदारी है कि फर्म ने ऐसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाने जिसकी वजह से इनकी क्वालिटी कम ना। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है, देखो ये अपने को अब ये जो रेड है ये आंसर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये जो रेड पॉइंट करके रखे हैं मैंने, आपको सारे क्वेश्चंस बैंक में इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये मैंने रेड करके रखे, ICI ने इसके ऊपर बहुत सारे आइटम में क्वेश्चन पूछे, तो इसकी वजह से मैंने ये रेड करके दी है। इसके अलावा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं यही क्वेश्चन आएंगे, पर इसके अलावा भी आ सकते हैं। पर ये जो रेड करके रखे हैं ये मैक्सिमम चांस होते सकते कि ये रिपीट, तो इसकी वजह से मैंने रेड करके रखा है ये। तो ये देखो, कंसिडरेशन टू बी टेकन इनटू अकाउंट्स
while upholding the quality of the firm। तो कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसको याद करने की मेमोरी टेक्निक है अदा। तो देखो फर्म की एक अदा होती है, हर एक फर्म की एक अदा होती है, एक पार्टनर की एक अदा होती है, अदा हाय हाय अदा, वो अदा अपने को याद रखनी। बस यहाँ पे अपने को डबल डी याद करना है, मतलब ए डी डी ए और एच जो भी मैंने स्मॉल में लिखा है उसकी कोई भी मतलब जो मेमोरी टेक्निक है उसमें उसका कुछ काम नहीं है, जो अपने को ए डी डी ए इतना ही याद रखने का है। तो देखो अदा, तो आपको फर्म की अदा याद रखनी है, फर्म की अदा याद रखनी है जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी मेंटेन हो। अदा की वजह से अपनी क्वालिटी मेंटेन हो सकती है। एक फर्म की एक अदा होती है, एक फर्म की एक अदा होती है जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी मेंटेन हो सकती है, जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी मेंटेन हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है फर्म शुड असाइन इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट कमर्शियल कंसिडरेशन डज नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म, डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। तो कमर्शियल कंसिडरेशन मतलब जो भी आपको अगर कोई भी ऑडिट करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल दे देता मैं, अगर कोई भी फर्म है, समझो सत्यम है, सत्यम ने बहुत सारे कांड करके रखे और सत्यम का ऑडिट अपने पास आ रहा है, तो अपन क्या सोचेंगे, अरे भाई इतना कांड करके रखा है सत्यम वालों ने, इनका ऑडिट नहीं रखना चाहिए। अब वो क्या करेंगे, सत्यम वाले अपने को पैसे का लालच देंगे, भाई तू मेरे से ज्यादा पैसे ले ले, मैं तेरे को 100 रुपए दे रहा हर एक फर्म को, तू 125 ले ले, मेरे से 25% एक्स्ट्रा ले रहे, तू मेरे फर्म कंपनी का ऑडिट कर। तो यहाँ पे कमर्शियल कंसिडरेशन है, कमर्शियल कंसिडरेशन है, मतलब पैसा जो ज्यादा बढ़ा के दे रहा है, ये कमर्शियल कंसिडरेशन है। कोई कूपन दे रहे होटल की, बड़ी होटल इंडस्ट्री, और बोल रहे सबको 5 स्टार होटल में मैं खाना खिला दूंगा, हर रोज मैं यहाँ पे खाना खिला दूंगा आपको, तो ये कमर्शियल कंसिडरेशन है। आप जब भी आए साल में आपको फ्री में खाना दूंगा पूरे एम्प्लॉयज को, ये कमर्शियल कंसिडरेशन है। कोई कूपन दे रहा है, ये कमर्शियल कंसिडरेशन। तो ये कमर्शियल कंसिडरेशन है, ये ओवरराइड नहीं होना, ये ओवरराइड नहीं होना, अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म को ओवरराइड नहीं करना चाहिए। उसके बाद में फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर है वो डिजाइन होनी चाहिए टू डेमोन्स्ट्रेट overriding committee of the quality. The firm should devote sufficient amount of resources to develop document and support its quality control policy and procedure, or the firm before accepting the engagement should acquire vital information about the client। तो ये 4 पॉइंट अपने को याद करने को। तो मेमोरी टेक्निक है अदा, तो ए से अपने को याद रखने का है असाइन, ए से अपने को याद रखना है असाइन। उसके बाद में डी से अपने को याद करना है डिजाइन, डी से अपने को डिजाइन याद रखना है। और उसके बाद में फर्म डिवोट, डी से अपने को फिर से डिवोट याद रखने का, और आखिरी ए से अपने को एक्सेप्ट करना है, आखिरी ए से अपने को फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट शुड एक्वायर वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। तो ये 4 पॉइंट अपने को अदा से याद रखने हैं, ये 4 पॉइंट अपने को अदा से याद रखनी है। अब चालू कर देते इसका रट्टा मारना, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, द फर्म असाइन इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। द फर्म असाइन इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। द फर्म असाइन इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। द फर्म असाइन इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। द फर्म असाइन इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट कमर्शियल कंसिडरेशन डू not override the quality of work performed। Second point क्या है अपना, the firm's policy and procedure in relation to its personnel are designed to demonstrate the firm's overriding commitment to quality। The firm's policy and procedure in relation to its personnel are designed to demonstrate the firm's overriding commitment to quality। The firm's policy and procedure in relation to its personnel are designed to demonstrate the firm's overriding commitment to quality। The firm policy and procedure in relation to its personnel are designed to demonstrate the firm's overriding commitment to quality। The firm's policy and procedure in relation to its personnel are designed to demonstrate the firm's overriding commitment to quality। The firm's policy and procedure in relation to its personnel are designed to demonstrate the firm's overriding commitment to quality। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है, the firm devotes sufficient resources to develop documentation and support the quality control policy and procedure। The firm devotes sufficient resources to develop documentation and support to its quality control policy and procedure। The firm devotes sufficient resources for development, documentation and support of its quality control policy and procedure। The firm devotes sufficient resources to for development, documentation and support its quality control policy and procedure। The firm devotes sufficient resources for development, documentation and support of its quality control policy and procedure। The firm devotes sufficient resources for development,
डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ इट्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट शुड एक्वायर वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। Firm before accepting an engagement should acquire vital information about the client. Firm before accepting an engagement should acquire vital information about the client. Firm before accepting an engagement should acquire vital information about the client. The firm before accepting an engagement should acquire vital information about the client. The firm before accepting such engagement should acquire vital information about the client. अब सारे पॉइंट एक बार। The firm acquire the firm assign its management responsibility so that commercial consideration do not override the quality of work performed. The firm's policy and procedure in relation to its personnel are designed to demonstrate the firm's firm's overriding commitment to quality. The firm's devote sufficient resources for documentation, development, documentation and support of its quality control policy and procedure. The firm before accepting an engagement should acquire vital information about the client. The firm assign its management responsibility so that commercial consideration do not override the quality of work performed. The firm's policy and procedure in relation to its personnel are designed to demonstrate the firm's overriding commitment to quality. The firm devotes sufficient resources for development and documentation and support of its quality control policy and procedure. Firm before accepting an engagement should acquire vital information about the client. The firm assign its management responsibility so that commercial consideration do not override the quality of work performed. The firm's policy and procedure in relation to its personnel are designed to demonstrate the firm's overriding commitment to quality. The firms devote sufficient resources for development, documentation and support of its quality control policy and procedure. Firm before accepting an engagement should acquire vital information about the client. The firm assign its management responsibility so that commercial consideration do not override the quality of work performed. The firm's policy and procedure in relation to its personnel are designed to demonstrate the firm's overriding commitment to quality. The firms devote sufficient resources for the development, documentation and support quality control policy and procedure. The firm before accepting an engagement should acquire vital information about the client. ऐसा मारते हैं रट्टा, इसको बोलते हैं रट्टा मारना। आपको कंसेप्ट भी समझ में आया कि फर्म को जब भी अपन एक्सेप्ट करने से पहले जो लीडर है उसको क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी चाहिए जो ऑडिट की, तो आपको अदा याद रखना। क्या अदा? ए से अपने को असाइन करना है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से अपने को डेमोन्स्ट्रेट, डी से अपने को डिवोट करना है सफिशिएंट रिसोर्सेज और ए से अपने को एक्सेप्ट करने से पहले उसका वाइटल इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद अब देखो इथिकल रिक्वायरमेंट तो आपने को पता है, जो आपकी आईसीआई की गाइडलाइन के कोड ऑफ इथिक्स के इथिकल रिक्वायरमेंट है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। और उसके बाद में कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ये आपने 5 इथिकल रिक्वायरमेंट इसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आपको इथिकल रिक्वायरमेंट का पॉइंट मॉड्यूल से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको फैमिलियरिटी थ्रेट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसका मतलब रोटेट करना चाहिए। ये 7 ईयर का पीरियड वगैरह है वहाँ पे दे के रखा है थोड़ा डिटेल में, तो एक बार पढ़ लो वहाँ पे। अगर ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड तो आपको एक समझ में आना चाहिए, या फिर कुछ पॉइंट लिखने का आया SQC1 में कुछ रिलेटेड पॉइंट आए उसके वजह से उस पॉइंट के रिलेटेड, इथिकल रिक्वायरमेंट के रिलेटेड, फैमिलियरिटी थ्रेट के रिलेटेड, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो आप एक बार वो मॉड्यूल से पढ़ लो पॉइंट। उसके बाद में एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। तो सबसे पहले आपको ऊपर क्या पढ़ा हमने, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में लास्ट पॉइंट की अपने को एक्सेप्ट करने से पहले उस क्लाइंट का अपने को इंटीग्रिटी चेक करना चाहिए, उस क्लाइंट का अपने को वाइटल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना चाहिए कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले आपने उस क्लाइंट का बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, वो क्या काम करता है, प्रोडक्ट क्या है, वो सारे डिटेल अपने को लेनी चाहिए। तो उसके लिए अपने को वाइटल इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, और उसके लिए विथ रिगार्ड टू इंटीग्रिटी अपने को इंटीग्रिटी चेक करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रिटी with regard to the integrity of client following considers
फॉर्म कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, फॉर्म कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट, फॉलोइंग मैटर कंसिडर करना चाहिए, फॉलोइंग मैटर कंसिडर करना चाहिए। जब भी इंटीग्रिटी चेक करना चाहिए क्लाइंट की, तो नीचे के पॉइंट अपने को चेक करना पड़ेगा। तो उसको याद करने की मेमोरी टेक्निक, अपने को क्या चेक करना है, क्लाइंट का इंटीग्रिटी चेक करना है, अपने को 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 क्लाइंट का इंटीग्रिटी चेक करना है। इंटीग्रिटी चेक करने के लिए मेमोरी टेक्निक ही अपने को इंटीग्रिटी लगाना पड़ेगा, मेमोरी टेक्निक भी अपने को इंटीग्रिटी लगाना पड़ेगा। उसमें से अपने को ये जो है टी और वाई कुछ काम के नहीं है, बस अपने को आई तक अपने को याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना इंटीग्रिटी में आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन, आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन। उसके बाद में एन से अपने को नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशन, उसके बाद में टी से अपने को याद रखने का है, टी से अपने को TCWG मैनेजमेंट और क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर, जिनका एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, जो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए उनका अप्रोच क्या है। एग्रेसिव अप्रोच है कि फर्म जो क्लाइंट के कंपनी ने क्लाइंट के ऑपरेशन जो हो रहे हैं उसके लिए इंडियस उनको फॉलो करना कंपलसरी। तो TCWG और मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, TCWG मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, वो इंडियस वो AS फॉलो करने के लिए, ये टी से अपने को याद रखने का। उसके बाद में क्या हो गया INT, ई से अपने को याद रखने का है फीस वाला पॉइंट, FEE यहाँ पे फर्म फीस एज लो एज पॉसिबल। तो क्लाइंट कोशिश कर रहा है कि फर्म की फीस कम से कम रखने की कोशिश कर रहा है क्या, फर्म क्लाइंट अपना जो क्लाइंट है वो अपने को कम से कम फीस देने की कोशिश कर रहा है क्या। तो इसकी वजह से भी अपने को इंटीग्रिटी समझ में आ जाएंगी। उसके बाद में ई से INTE हो गया अपना। जी से अपने को याद रखना है मनी लॉन्ड्रिंग वाला पॉइंट। अब जी यहाँ पे देखो, जी से अपने को गड़बड़ वाला पॉइंट याद रखना है, जिसे अपने को गड़बड़ वाला पॉइंट रखना है जिसमें आपने आ जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग वाला, जिसे अपने को गड़बड़ वाला पॉइंट याद रखना है जिसमें आ जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटी, अदर क्रिमिनल एक्टिविटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटी। तो अपने को गड़बड़ वाला पॉइंट याद रखने का, गड़बड़ वाला पॉइंट याद रखने का। उसके बाद में जी हो गया अपना। उसके बाद में आर से अपने को याद रखने का रीजन, जो पिछला ऑडिटर छोड़ के गया इनको इसका रीजन पूछना चाहिए, और न्यू ऑडिटर क्यों अपॉइंट कर रहे हैं इसका भी अपने को रीजन पूछना पड़ेगा। और आई से अपने को इंडिकेशन देखना कि इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन इन द स्कोप ऑफ वर्क तो नहीं लगा रहे, अपनी लिमिटेशन तो नहीं लगा रहे अपने वर्क में। तो अपने को ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। इंटीग्रिटी जब भी चेक करेंगे तब इंटीग्रिटी अपने को चेक करने से पहले अपने को नीचे के सारे पॉइंट अपने को चेक करने पड़ेंगे, इंटीग्रिटी वाले अपने को सारे पॉइंट चेक करने पड़ेंगे। तो उसको याद करने की मेमोरी टेक्निक है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ही अपनी याद करने की मेमोरी टेक्निक है, इंटीग्रिटी अपनी याद करने की मेमोरी टेक्निक है। तो आई से अपने को याद रखने का आइडेंटिटी, एन से अपने को याद करना है नेचर, टी से अपने को याद रखना है TCWG एंड मैनेजमेंट का अप्रोच, जो इंडियस और AS फॉलो करने हैं, एग्रेसिव है उनका अप्रोच कि उनको फॉलो करना चाहिए, इंटरप्रिटेशन कैसा लेना चाहिए, उनका जो अप्रोच है वो अपने को समझ में आ जाएंगे। उसके बाद में ई से अपने को फीस वाला पॉइंट याद रखना है, FEES, तो 2 E है, तो फीस एज लो एज पॉसिबल रखने की कोशिश कर रहा है क्लाइंट, तो फीस वाला पॉइंट याद रखने का रहेगा। उसके बाद में जी से अपने को गड़बड़ वाला पॉइंट, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर क्रिमिनल ऑफेंसेस का कोई भी पॉइंट है वो याद रखना पड़ेगा कि क्लाइंट जो है अपना वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है। उसके बाद में आर से अपने को रीजन वाला पॉइंट याद रखना है कि रीजन क्या है, जो पिछला ऑडिटर छोड़ के गया और न्यू ऑडिटर जो अपन अपॉइंट हो रही है उसके पीछे का रीजन क्या है। और आई से अपने को याद रखने का कि इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन तो नहीं लगा रहे अपने स्कोप में, इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन तो नहीं लगा रहे अपने को स्कोप में। तो ये अपने इंटीग्रिटी वाले पॉइंट हो गए। तो चलो अब इसका भी रट्टा मार लेते हैं अपन। प्लीज यार मेरे को कमेंट करके बताने आपको जो मेथड है रट्टा मारने की आपको पसंद आई, आपको मदद हो रही है इससे, तो प्लीज़ बताना मेरे को। अगर हेल्प नहीं हो रही होंगी तो मैं आपको बस मेमोरी टेक्निक दूंगा वीडियो में या फिर PDF में, मैं आपको फिर वो अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है अपना द आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर की मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी एंड TCWG। द आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर की मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी एंड TCWG। द आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट प्रिंसिपल ओनर की मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी एंड TCWG। द आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट प्रिंसिपल ओनर की मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी एंड TCWG। द आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर की मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी एंड TCWG। उसके बाद में नेचर मतलब
नेचर में याद रखना है आपने को, द नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशन इंक्लूडिंग इट्स बिजनेस प्रैक्टिस, द नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशन इंक्लूडिंग इट्स बिजनेस प्रैक्टिस, द नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन इंक्लूडिंग इट्स बिजनेस प्रैक्टिस, द नेचर ऑफ क्लाइंट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इट्स बिजनेस प्रैक्टिस, द नेचर ऑफ क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इट्स बिजनेस प्रैक्टिस। टी से अपने को याद रखने का है TCWG मैनेजमेंट का जो अप्रोच है। तो देखो, इंफॉर्मेशन कंसर्न द एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर की मैनेजमेंट एंड TCWG टूवर्ड्स सच मैटर एज एग्रेसिवली। Information concerning the attitude of the client's principal owner, key management and TCWG towards such matter as aggressively interpretation of accounting standard and internal control environment. Information concerning the attitude of the client's principal owner, key management and TCWG towards the such matter as aggressively interpretation of accounting standard and internal control environment. Information concerning the attitude of client principal owner and key management and TCWG towards such matter as aggressively interpretation of accounting standard and internal control environment. Information concerning the attitude of client principal owner key management and TCWG towards such matter as aggressively interpretation of accounting standard and internal control environment. Information concerning the attitude of client's principal owner management TCWG towards such matter as aggressively interpretation of accounting standard and internal control environment. उसके बाद वाला पॉइंट है अपना 30 वाला, whether the client aggressively concerned with maintaining the firm's fees as low as possible, whether the client is aggressively concerned with maintaining the firm's fees as low as possible, whether the client is aggressively concerned with maintaining low fees as low as possible, whether the client is aggressively concerned with maintaining firm's fees as low as possible, whether the client is aggressively concerned with maintaining the firm's fees as low as possible, whether the client is aggressively concerned with maintaining the firm's fees as low as possible। उसके बाद में अपना ये हो गया फीस वाला पॉइंट। उसके बाद में गड़बड़ वाला पॉइंट अपने को याद रखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज था। तो इंडिकेशन ऑफ क्लाइंट माइट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटी, इंडिकेशन दैट क्लाइंट माइट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटी, इंडिकेशन दैट क्लाइंट माइट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटी, इंडिकेशन दैट क्लाइंट माइट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटी, इंडिकेशन दैट क्लाइंट माइट be involved in money laundering and other criminal activity, indication that client might be involved in money laundering and other criminal activities। उसके बाद में जी हो गया। अपने को आर से अपने को रीजन पूछना है, द रीजन ऑफ प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म, द रीजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म, द रीजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द रीजन फॉर प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म, द रीजन फॉर प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म, द रीजन फॉर प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन reappointment of the previous firm, the reason for proposed appointment of the firm and non reappointment of the previous firm। उसके बाद में अपना लास्ट पॉइंट है इंडिकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन इन द स्कोप ऑफ वर्क, इंडिकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन इन द स्कोप ऑफ वर्क, इंडिकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन इन द स्कोप ऑफ वर्क, इंडिकेशन ऑफ inappropriate limitation in the scope of work, indication of inappropriate limitation in the scope of work, indication of inappropriate limitation in the scope of work। ये अपने हो गए सारे के सारे पॉइंट। और फिर से एक बार पूरा याद करने की कोशिश करते हैं। देखो आई नो रट्टा मार रहा हूँ, आपको रट्टा मारने के साथ साथ पॉइंट का मीनिंग भी समझ में आ रहा होगा, मैं इतना मेरे को पता है। आप फाइनल वाले बच्चे हो, मैं भी फाइनल का हूँ, तो अपने को रट्टा मारने के साथ साथ एक एक पॉइंट अगर बार बार पढ़ा तो अपने को समझ में आ जाएंगे ये पॉइंट का मतलब क्या। अपन इतने अनपढ़ गवार नहीं कि अपने को ये पॉइंट का मतलब ही समझना है। तो देखो अब फिर से एक बार पूरा पॉइंट रिवाइज कर लेते, पूरा फटाफट रट्टा मार लेते। तो देखो फर्स्ट पॉइंट अपने को याद रखते हैं, द आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ द फर्म्स प्रिंसिपल ओनर की मैनेजमेंट एंड रिलेटेड पार्टी एंड TCWG। उसके बाद में एन से अपने को नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशन इंक्लूडिंग इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद टी से अपने को याद रखने का TCWG मैनेजमेंट attitude towards the such matters, aggressively interpretation of accounting standard and internal control environment। इसे अपने को याद रखना है, whether the client is aggressively concerned with maintaining firm's fees as low as possible। जिसे अपने को गड़बड़ वाला पॉइंट याद रखना है, indication that client might involved in money laundering and other criminal activities। आर से अपने को रीजन पूछना है, तो रीजन for the proposed appointment of the firm and non reappointment of the previous firm। और आई से अपने को याद रखने का है कि इंडिकेशन दैट inappropriate limitation in the scope of work। एक बार पूरा फिर से इंडिकेशन
identity and business reputation of the principal owner, key management, related party, TCWG, nature of client's operation including his business practice, T से information concern the attitude of the principal owner, key management, TCWG towards such matter as aggressively interpretation of accounting standard and internal control environment, whether the client is aggressively concerned to maintaining firm's fees as low as possible, whether the firm is involved in any money laundering, the client is involved in any money laundering and other criminal activities, reason for reappointment, proposed appointment of the firm and non-reappointment of the previous firm, indication of inappropriate limitation in the scope of work, identity of business reputation and principal owner, key management, related party, identity and business reputation of client, principal owner, key management, related party and TCWG, nature of client's operation including its business practice, information concerned with attitude of the client's principal owner, key management and TCWG towards such matter as aggressively interpretation of accounting standard and internal control environment, whether the client is aggressively concerned about to maintain firm's fees as low as possible, indication of inappropriate limitation in the scope of work, indication that client might be involved in money laundering and other criminal activities, the reason for proposed appointment and non-reappointment of the previous firm. ये अपना हो गया इंटीग्रिटी वाला पॉइंट, ये अपना हो गया इंटीग्रिटी वाला पॉइंट। समझ में आया यहाँ तक? देखो आधा घंटा हो गया, अपने कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 और अपना 2 क्वेश्चन हो गए आधे घंटे में। मैं आपको बोला था कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको, जब सेल्फ स्टडी का वीडियो बनाया था, 2 से 3 क्वेश्चन आपको करने 15 मिनट में लगभग 1 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे भी अब आप जब रिवाइज करोगे ये पॉइंट एक बार फटाफट रिवाइज कर लेने, आपको याद आ जाएगा। और 2-3 बार रिविजन कर लिया ना आपने इसका, आपको सारे पॉइंट आराम से याद हो जाएंगे। अब आपको 6-6, 7-7 पॉइंट, ये यहाँ पे इंटीग्रिटी आपको 5 या 6 पॉइंट लिखने होते हैं एग्जाम में। एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे भी कम ज़्यादा भी हो गया अपने को चलता, पर अपन एज इट इज कोशिश करें कि ICAI ने जो आंसर लिख के दिया है वैसे ही फॉलो करें। थोड़ा ग्रामेटिकल एरर भी चल जाता है, ICAI ने इतना कुछ अपना कुछ इंग्लिश का पेपर नहीं किया, अपने को ग्रामेटिकल एरर भी अवॉइड नहीं करना है, तो अपना इतना चल जाता है। उसके अंदर देखो अब ये जो पॉइंट है इसके आपको पॉइंट वाइज ही इसका आंसर कि कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस फॉर्म का कैसे चेक करना चाहिए, तो इसका आंसर भी पॉइंट वाइज ही है। पर ये कभी एग्जाम में मैंने क्वेश्चन बैंक में देखा नहीं है, तो ये आप छोड़ सकते हो, पर 1-2 बार पढ़ लो आप कि आपको क्या पॉइंट याद रखना है। अगर बाई चांस आ गया तो आपको 1-2 पॉइंट इसके लिख के आना चाहिए, एक बार पढ़ लो बस। उसके बाद बात करते हैं पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑन विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट और बोथ एंगेजमेंट ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एड्रेस इशू। तो जब देखो जब भी अपन एंगेजमेंट से, इसका कोई मेमोरी नहीं है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो जब भी कोई भी इशू अराइज होता है क्लाइंट और फर्म के बीच में, जो क्लाइंट है अपना और अपने फर्म के बीच में कोई भी इशू अराइज होता है, तो सबसे पहले अपन रफ में याद करने की कोशिश करो कि अपन क्या कर सकते हैं। रफ में याद करने की कोशिश करो अपन क्या क्या कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले कोई भी इशू अराइज हुआ तो अपन TCWG और मैनेजमेंट से बात करके वो मैटर जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। TCWG और मैनेजमेंट जो भी वो अप्रोप्रिएट पर्सन है उससे बात करते हैं और वो जो इशू है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्यों अपने ऑडिट रिपोर्ट में आने देना ये इशू, और तो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब अगर ये इशू अगर सीरियस है और रिजॉल्व नहीं हुआ तो अपन क्या सोचेंगे, अपने को अब विड्रॉ करना पड़ेगा। अपने को अब ये क्लाइंट के ऑडिट से अपने को विड्रॉ करना पड़ेगा, अपन ये ऑडिट नहीं कर सकते। अब ऑडिट विड्रॉ करते समय अपन 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक तो बस अपन ऑडिट से विड्रॉ कर रहे हैं या फिर पूरे एंगेजमेंट से, क्लाइंट रिलेशनशिप से ही एंगेजमेंट विड्रॉ कर रहे हैं। मतलब मैं इस पर्टिकुलर कुछ अगर समझो SRE और SE है, मतलब रिलेटेड सर्विसेज दे रहा हूँ। रिलेटेड सर्विसेज में तो समझो अपना कोई ओपिनियन नहीं आता है, और समझो रिव्यू एंगेजमेंट कर रहे हैं अपन 800 की जो सीरीज है उसका ओपिनियन दे रहे हैं। समझो कुछ बैलेंस शीट का कोई पर्टिकुलर आइटम है उसके ऊपर अपन ओपिनियन दे रहे हैं जो आपको 800 की सीरीज में मिल जाएगा। तो कुछ पर्टिकुलर आइटम में आप ओपिनियन दे रहे हो, अपना ओपिनियन दे रहे हो, तो उसके ऊपर आपका रिव्यू आएगा। तो आप ये रिव्यू कर रहे हैं, तो ये रिव्यू मतलब उसका ऑडिट कर रहे हो पर्टिकुलर पॉइंट का, तो ये ऑडिट करने के बाद आप उसका कुछ ओपिनियन दोगे, तो आप उस चीज का ओपिनियन के लिए बस विड्रॉ कर रहे हैं या पूरे ऑडिट के लिए विड्रॉ कर रहे हैं उस चीज के लिए। मतलब देखो ये बैलेंस शीट है, समझो बैलेंस शीट का ऑडिट भी अपन ने किया और कुछ रिपोर्टिंग करना है आपने को, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट आ गया, तो उसको समझो क्लोजिंग स्टॉक है,
क्लोजिंग स्टॉक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। क्लोजिंग स्टॉक है तो इसका एक पर्टिकुलर ऑडिट का आपने को रिपोर्ट करना, क्लोजिंग स्टॉक के ऑडिट का रिपोर्ट करना। तो अब एक इशू अराइज हुआ जिसके वजह से अपन बस क्लोजिंग स्टॉक के जो ऑडिट है उससे अपन विड्रॉ हो रहे हैं या पूरे ऑडिट से अपन विड्रॉ हो रहे हैं। अपने को दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट पॉइंट तो अपन इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बात कर लेंगे और इशू सॉर्ट आउट कर दो। सेकंड पॉइंट क्या है, अपन बस वो पर्टिकुलर एंगेजमेंट से विड्रॉ कर रहे हैं या पूरे क्लाइंट रिलेशनशिप से विड्रॉ कर ले रहे हैं अपने को। ये सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद में आपने को कहीं तो अपॉइंट किया होगा, किसी ने अपॉइंट किया होगा कोई पर्टिकुलर काम के लिए, ये ऑडिट करने के लिए किसी ने अपॉइंट किया होगा, आपने को कोई रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट हो गया होगा ये ऑडिट करने के लिए। तो अपन वो रेगुलेटरी बॉडी को बता देंगे कि हम विड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से, हम ये रेगुलेटरी बॉडी को बता देंगे कि हम विड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से अपना ओपिनियन। और अपना फोर्थ पॉइंट आ जाएगा कि ये पूरा आपने को डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा, ये पूरा आपने को डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा। अब ये हो गया इसके 4 पॉइंट, ये हो गए इसके 4 पॉइंट। तो देखो, डिस्कस विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट एंड TCWG। TCWG दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, आपको अगर शॉर्ट फॉर्म पता नहीं होगा तो TCWG रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएट एक्शन दैट फर्म माइट बी टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। तो देखो, डिस्कस करना है अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट एंड TCWG विद रिगार्ड टू अप्रोप्रिएट एक्शन दैट फर्म माइट बी टेक्स प्लेस टेक बेस्ड ऑन द रिलेवेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। तो डिस्कस कर लिया। अब अपनों को लग रहा है कि विड्रॉ करना कंपलसरी, इफ डिटरमाइंस दैट द अप्रोप्रिएट to withdraw, if the firm determine that it is appropriate to withdraw. Discuss with TCWG and management. Discuss with TCWG and management for withdrawal from the engagement or from both engagement और client relationship. तो अपन engagement से withdraw कर रहे हैं या engagement और client relationship दोनों से withdraw कर रहे हैं। तो ये अपने को बोलना पड़ेगा TCW एंड मैनेजमेंट को। उसके साथ साथ उसका रीजन भी बताना पड़ेगा कि ये मैटर ये अपना सॉर्ट आउट नहीं हुआ, इसके वजह से हम यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, इसके वजह से हम यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं। ये अपना हो गया सेकंड पॉइंट। अब अपन विड्रॉ करने के बाद कंसिडरिंग वेदर देयर इज एनी प्रोफेशनल रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द फर्म टू रिमेन इन प्लेस। अब कुछ ऑडिट क्या होता है कि अपने को वो ऑडिट खत्म करके जाना पड़ता है। अपने को पता है कि अपन मॉडिफाई कर देने वाले ओपिनियन, कोई भी इश्यूज की वजह से मॉडिफाई करने वाले ओपिनियन, फिर भी अपने को वो ऑडिट फाइनल करके ही देना पड़ता है, क्योंकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होता है कि अपने को कोई बॉडी को, किसी प्रोफेशनल बॉडी को अपने को वो ऑडिट सबमिट करके देना है। तो अपने को मॉडिफाई भी हुआ अपना ओपिनियन, तो अपने को वो ऑडिट करके कंप्लीट करके देना पड़ेगा। तो consider whether there is professional, regulatory and legal requirement for the firm to remain in place or the firm to report the withdrawal from the engagement or from both engagement and client relationship together with reason for withdrawal to regulatory authority। तो अपने को रीजन बताना पड़ेगा कि अपन यहाँ से विड्रॉ क्यों करना है, और डॉक्यूमेंटेशन अपने को मेंटेन करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंटिंग सिग्निफिकेंट इशू, कंसल्टेशन, कंक्लूजन एंड बेसिस फॉर द कंक्लूजन। तो अपने को ये 4 पॉइंट याद रखेंगे, अपने को ये 4 पॉइंट याद रखेंगे। आप 1-2 बार पढ़ लो ये पॉइंट, क्योंकि इसका कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है। पर अपने को सबसे पहले कोई भी मैटर हुआ तो अपने को डिस्कस करना है TCWG एंड मैनेजमेंट के साथ, और उसका अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। सेकंड पॉइंट है अपना फर्म, जो फर्म डिटरमाइन कर लिया कि अपने को विड्रॉ वो अप्रोप्रिएट है, जो विड्रॉ करना है वहां से विड्रॉ करना अपना अप्रोप्रिएट है। तो डिस्कस करना है अपने को TCWG एंड मैनेजमेंट के साथ कि अपन बस एंगेजमेंट से विड्रॉ कर रहे हैं या फिर एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप दोनों से विड्रॉ कर रहे हैं। एक तो एंगेजमेंट से विड्रॉ कर रहे हैं या फिर एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप दोनों से विड्रॉ कर रहे हैं, और उसका रीजन भी बताना पड़ेगा। उसके हमें अपने को प्रोफेशनल बॉडी को रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, अगर अपने को ये ऑडिट कंप्लीट करके देना है तो अपने को रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि हम क्लाइंट के एंगेजमेंट से विड्रॉ कर रहे हैं या फिर क्लाइंट के एंगेजमेंट से विड्रॉ तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्लाइंट रिलेशनशिप से भी विड्रॉ कर रहे हैं, और उसका रीजन भी रेगुलेटरी अथॉरिटी को देना पड़ेगा। और उसके हमने इस सब चीज़ का अपने को डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा, इस सब चीज़ का अपने को डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा। यह हो गया अपना जो विड्रॉ करने का पॉइंट है। विड्रॉ करते समय अपने को किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, विड्रॉ करते समय अपने को किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो अपने को 4 ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। समझा इतना पॉइंट? उसके बाद हम बात करते हैं, चलो ह्यूमन रिसोर्सेज में कुछ क्वेश्चंस है नहीं जो अपना आता है, या फिर कभी कोई क्वेश्चन लाइन में मैंने कोई क्वेश्चन देखा ह्यूमन रिसोर्सेज की
कोई अकाउंट से रिलेटेड, तो आप एक बार मॉड्यूल से पढ़ लो, बहुत सारा दिया हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या होना, कंपिटेंस होना, कैपेबिलिटी होना, उसके हिसाब से हायर करना है एम्प्लॉइज़ को, वो सारी चीज़ें दी है। फालतू चीज़ें क्वेश्चन आने के चांसेस कम है ह्यूमन रिसोर्सेज के। उसके बाद में एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, 2-3 अच्छे क्वेश्चन है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में, तो प्लीज़ ये अपने को याद रखना है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, आपको ये पॉइंट शायद मॉड्यूल में नहीं मिलेगा जो आपका अभी फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में अब अपने को क्या करना है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में जो कोई अपना जूनियर आरटी कर रही है या फिर कोई न्यू सीए जो अपने फर्म में ज्वाइन हुआ है, तो उसका अपने को वर्क चेक करना है, उसका अपने को काम चेक करना है। तो उसकी वजह से तो देखो मैंने इसका मेमोरी टेक्निक वुमन बनाया है। तो देखो कोई अपने फर्म में कोई जूनियर आ गई, अच्छी जूनियर आ गई, जो लड़कों के पर्सपेक्टिव से मैंने बनाया था मेमोरी टेक्निक मेरे एग्जाम के लिए। तो कोई जूनियर आ गई अपने फर्म में, कोई जूनियर लड़के आ गए, तो जो लड़के होते हैं सीनियर लड़के, वो उसको इम्प्रेस करने के लिए वो हरकतें करेंगे एज यूजल, मेन आर वेन विल बी वेन। तो देखो वुमन अपने को याद रखना है, इसका मेमोरी टेक्निक है वुमन। तो डब्ल्यू से अपने को याद रखना है वर्क, जो अपना जूनियर है उसका वर्क अपने को चेक करना पड़ेगा कि वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट की बेसिस पे पूरा वर्क कर रहा है क्या नहीं, वर्क हैज बीन परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो काम कर रहा है नहीं, ये अपने को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में अपने को देखना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्टिव, जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अपना अचीव हो रहा है क्या, उस काम की वजह से अपना ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो रहा है क्या, वो अपने को देखना पड़ेगा। उसके बाद में एम से अपने को याद रखना पड़ेगा कि अपन जो मैटर है उन्होंने अराइज किए, बहुत सारे न्यू आर्टिकल, न्यू जो एम्प्लॉय होते हैं वो मैटर अराइज ही नहीं करते, अपन ऐसे टिक करके छोड़ देते वो मैटर। और आप भी अपन न्यू आर्टिकलशिप की थी तो न्यू अपन क्या करते थे कि अरे यार ये बराबर ही होगा, इतनी बड़ी कंपनी ये बराबर ही कर सकते, तो अपन ऐसे ही टिक मार के वो छोड़ देते थे। तो अपने को देखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट मैटर कुछ अराइज हो गए हैं क्या, सिग्निफिकेंट मैटर हैव बीन अराइज फॉर फर्दर कंसिडरेशन, सिग्निफिकेंट मैटर हैव बीन अराइज फॉर फर्दर कंसिडरेशन। अब ये मैटर अराइज हो गए, इसका कंसल्टेशन लिया है क्या नहीं, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैव बीन टेकन। देखो डब्ल्यू से तो अपने को याद रखना है वर्क हैज बीन परफॉर्म एज पर द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। उससे अपने को याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव जो है अपना अचीव हुआ है कि नहीं। एम से अपने को याद रखना है कि कुछ मैटर अराइज हुए क्या नहीं, सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए नहीं फॉर द फर्दर कंसिडरेशन। अब मैटर अराइज हुए इसकी वजह से अपने को इसका कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, तो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैव बीन टेकन प्लेस फॉर रिजल्टिंग कंक्लूजन हैव बीन डॉक्यूमेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। जो कंसल्टेशन लिया उसके बाद में उसका कंक्लूजन जो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, वो अपने को चेक करना पड़ेगा कि फिर ऐसा ऑडिट करना है, अपने को ऐसा ऑडिट करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा, ये उसका कंसल्टेशन अपन ले सकते हैं। उसके बाद में एम हो गया अपना कि मैटर अराइज हुआ, मैटर का कंसल्टेशन लिया अपन ने, वो उसके बाद अपने को ई से याद रखने का कि एविडेंस अपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया है कि नहीं, अप्रोप्रिएट एविडेंस, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है या उसका डॉक्यूमेंटेशन किया है। देखो सब एविडेंस ऑब्टेन इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू सपोर्ट द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए अपना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किया है कि नहीं, ऑब्टेन किया है कि नहीं, अपने को चेक करना पड़ेगा वो न्यू अपना जो एम्प्लॉय। और एंड से अपने को याद रखना पड़ेगा कि नीड टू रिव्यू NTE ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। तो अपने को ये वुमन अपने को याद करना पड़ेगा। तो आपको जो भी न्यू एम्प्लॉय या लेस एक्सपीरियंस मेंबर है उसका काम चेक करने के लिए अपने को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ अपने को कंसिडर करनी पड़ेगी जो भी लेस एक्सपीरियंस मेंबर है उनका काम चेक करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना The work have been performed in accordance with the professional standard and regulatory and legal requirement. The work has been performed in accordance with the professional standard and regulatory and legal requirement. The work have been performed in accordance with the professional standard and regulatory and legal requirement. The work has been performed in accordance with the professional standard and regulatory and legal requirement. The work has been performed in accordance with the professional standards and regulatory and legal requirement. उसके बाद में ओ से अपने को ऑब्जेक्टिव, the objective of the engagement procedure have been achieved. The objectives of the engagement procedure have been achieved. The objective of the engagement procedure have been achieved. The objective of the engagement procedure have been achieved. The objective of the
engagement procedure have been achieved. The objective of the engagement procedure have been achieved. The objective of the engagement procedure have been achieved. उसके बाद में थर्ड अपने को याद रखने का है एम से मैटर. थर्ड आपको याद रखना है मैटर. सिग्निफिकेंट मैटर हैव बीन अराइज फॉर फर्दर कंसिडरेशन. सिग्निफिकेंट मैटर हैव बीन अराइज फॉर फर्दर कंसिडरेशन. सिग्निफिकेंट मैटर have been arise for the further consideration. Significant matter have been arise for the further consideration. Significant matter have been arise for the further consideration. Significant matter have been arise for the further consideration. अब जो मैटर अराइज हुआ उसकी वजह से आपने को कंसल्टेशन लेना पड़ेगा. अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन have been take place for result and resulting conclusion have been documented and implemented. So appropriate consultation have been take place and resulting conclusion have been documented. Appropriate consultation have been take place and resulting conclusion have been documented. Appropriate consultation have been take place and resulting conclusion have been documented. Appropriate consultation have been takes place and रिजल्टिंग कंक्लूजन हैव बीन डॉक्यूमेंटेड. उसके बाद में एम हुआ तो ई से अपने को याद रखना पड़ेगा जो एविडेंस है अप्रोप्रिएट वेदर he and she is opted sufficient and appropriate audit evidence to support report. Evidence obtained is sufficient and appropriate to support the report. Evidence obtained is sufficient and appropriate to support the report. Evidence obtained is sufficient and appropriate to support the report. Evidence is obtained is sufficient and appropriate the report. Evidence is obtained is sufficient and appropriate to the report. ये हो गया अपना 4 पॉइंट, ये हो गया अपना 5th पॉइंट और ये अपना हो गया 6 पॉइंट. ये एक पॉइंट छूट भी गया तो चलता है. अपने को डॉक्यूमेंटेशन करना है प्रॉपरली. डॉक्यूमेंटेड अपन लिख सकते हैं. डॉक्यूमेंट भी हर जगह लिख दिया. डॉक्यूमेंटेशन वाला पॉइंट तो अपने को चल जाता है. सारी चीज़ में अपने को डॉक्यूमेंटेशन करना ही होता है. और 6 पॉइंट है अपना there is a need to review NTE of the work performed. There is any need to review NTE of the work performed. There is any need to review the NTE of the revise. Sorry, there is any need to revise the NTE of the work performed. There is any need to revise the NTE of the work performed. There is any need to revise NTE of the work performed. There is any need to revise NTE of the work performed. तो कोई भी न्यू लेस एक्सपीरियंस मेंबर है उसका वर्क चेक करने के लिए अपने को ये पॉइंट याद करने पड़ेंगे. तो एक बार सब पॉइंट अपन फिर से याद कर लेते. द वर्क परफॉर्म हैव बीन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट. ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट प्रोसीजर हैव बीन अचीव्ड. उसके अंदर सिग्निफिकेंट मैटर हैव बीन अराइज फॉर फर्दर कंसिडरेशन. अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैव बीन टेक प्लेस एंड रिजल्टिंग कंक्लूजन हैव बीन डॉक्यूमेंटेड. 5th पॉइंट है अपना द एविडेंस ऑब्टेन इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू द रिपोर्ट. देयर इज एनी नीड टू रिवाइज द एंटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर. फर्स्ट पॉइंट है अपना द वर्क हैव बीन परफॉर्म अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट प्रोसीजर हैव बीन अचीव्ड. थर्ड पॉइंट है अपना WOM मैटर द सिग्निफिकेंट मैटर हैव बीन अराइज फॉर फर्दर कंसिडरेशन. सिग्निफिकेंट मैटर हैव बीन अराइज फॉर फर्दर कंसिडरेशन. अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैव बीन टेक प्लेस एंड द रिजल्टिंग कंक्लूजन हैव बीन डॉक्यूमेंटेड. ई से अपने को द एविडेंस ऑब्टेन इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू द रिपोर्ट. और 6 द नीड देयर इज एनी नीड टू रिवाइज द NTE ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर. फर्स्ट पॉइंट है अपना द वर्क हैव बीन परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. ओ से द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क परफॉर्म द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट प्रोसीजर हैव बीन अचीव्ड. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट प्रोसीजर हैव बीन अचीव्ड. थर्ड पॉइंट है अपना द सिग्निफिकेंट मैटर इज अराइज फॉर द फर्दर कंसिडरेशन. फोर्थ पॉइंट है अपना अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैव बीन टेक प्लेस एंड रिजल्टिंग कंक्लूजन हैव बीन डॉक्यूमेंटेड. द एविडेंस ऑब्टेन्ड is sufficient and appropriate to the report. There is any need to revise NTE of the audit procedure. There is any need to revise the NTE of the audit procedure. The work have been performed in accordance with the professional standard and regulatory and legal requirement. The objectives of the engagement procedure have been achieved. The significant matter have been arise for further consideration. The appropriate consultation have been take place and resulting conclusion have been documented. The evidence obtained is sufficient and appropriate to the report. There is any need to revise the NTE of the audit procedure. The work is performed accordance with the professional standard and regulatory and legal requirement. The objective of the engagement procedure has been achieved. The significant matter have been arise for further consideration. Appropriate consultation have been take place and resulting conclusion is documented.
evidence is obtained is sufficient and appropriate to the report, there is any need to revise the NTE of the audit procedure. ये हो गया अपना लेस एक्सपीरियंस कोई भी मेंबर रहा, लेस एक्सपीरियंस मेंबर रहा तो उसका काम कैसे चेक करना चाहिए। मेमोरी टेक्निक है वुमन, मेमोरी टेक्निक है वुमन कि नई वुमन आई है अपने फर्म में और लड़की, उनका क्या क्या काम चेक करेंगे तो वुमन काम चेक करेंगे। समझ में आया यहाँ तक? उसके हमने कंसल्टेशन इज तो अपने को कंसल्टेशन लेना है कि अपन अंदर के जो मतलब फर्म का कोई भी सीनियर रहा उससे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर कोई बाहर का मेंबर रहा, कोई बाहर का कोई मेंबर रहा तो उससे भी अपन कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये पॉइंट आपको मिल जाएगा अपने मॉड्यूल में, पूरा डिटेल में दिखे रखा है कि फर्म से इंटरनली भी अपन कंसल्टेशन ले सकते हैं, एक्सटर्नली भी अपन कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आप एक बार पॉइंट पढ़ लो। उसके बाद में ये जो आंसर है शायद लास्ट अटेम्प्ट में आके गया था, जो मैंने अटेम्प्ट दिया था मैं के सजेस्टेड आंसर आया नहीं अब तक, तो मैं ऐसा बता नहीं सकता कंफर्म कि यही पॉइंट था क्या, पर ये लिख के आया था मैं शायद, देखते हैं जब सजेस्टेड आंसर आएगा तो ये रहा अपना आंसर। तो देखो अब आपका ये एक और एक लास्ट जो आंसर बाकी आपके मैक्सिमम मतलब अप्रॉक्स पूरा SQC1 आपका खत्म हो जाएगा। समझो 1 से 1.5 घंटे में आपका पूरा SQC1 आपका खत्म हो सकता है। आपको ऐसे ही सारे स्टैंडर्ड करने जितना हो सके मैं लाऊंगा। एक बार एक छोटा सा ब्रेक लेते थे, पानी का वगैरह पी लो, मेरा गला सूख गया तो पानी का ब्रेक वगैरह ले लेते हैं और उसके बाद में फिर से एक बार ये 2 क्वेश्चन खत्म कर देंगे। आपका SQC1 आपका पूरा हो जाएगा यहाँ पे खत्म आज। और मेरे को कमेंट करके बताना प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके वजह से मेरे को मतलब थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि ऐसे वीडियो लाऊं मैं, तो बता देना। एक बार ब्रेक ले लो थोड़ा 5-10 मिनट का, फिर से अपन कंटिन्यू करते थे।